फिल्म की शुरुआत प्लायमाउथ, मैसाचुसेट्स से होती है, जहां पूरा शहर थैंक्सगिविंग के लिए तैयारी कर रहा है। यहां तक कि लोकल शेरिफ एरिक भी फेस्टिव मूड में है और अपने दोस्त मिच के घर डिनर पर आता है। अंदर जाकर वो मिच की वाइफ अमांडा से मिलता है और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती है। लेकिन जैसे ही डिनर शुरू होने वाला होता है, मिच अनाउंस करता है कि उसे काम पर जाना पड़ेगा। पता चलता है कि वो राइट मार्ट नाम की एक बड़ी सुपरमार्केट का मैनेजर है और आज रात ब्लैक फ्राइडे की सेल शुरू होने वाली है। इसके बाद सीन कट होकर एक फैंसी घर में जाता है, जहां एक और थैंक्सगिविंग पार्टी चल रही है। थॉमस राइट, जो राइट मार्ट स्टोर्स का मालिक है, अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक भव्य दावत रखता है। थॉमस की बेटी जेसिका अपनी होने वाली सौतेली माँ कैथलीन से थोड़ी नाराज लगती है। जेसिका का बॉयफ्रेंड बॉबी, जो एक उभरता हुआ बेसबॉल प्लेयर है, भी वहां मौजूद है। अब सीन कट होकर राइट मार्ट स्टोर पर जाता है, जहां हजारों लोग जमा हो चुके हैं। सभी ब्लैक फ्राइडे सेल के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, जो अब से सिर्फ 10 मिनट में खुलने वाली है। उधर राइट रेजिडेंस में थैंक्सगिविंग डिनर खत्म हो चुका है और जेसिका और बॉबी के दोस्त बाहर आ जाते हैं। ये है एविन, गैबी, स्कूबा और यूलिया। सब मिलकर मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं। जाने से पहले ये सभी अपने राइवल स्कूल हनोवर का मजाक उड़ाते हैं। पता चलता है कि एवेन और गैबी रिलेशनशिप में है, वही स्कूबा और यूलिया ने अभी अभी डेटिंग शुरू की है। थोड़ी देर बाद ये सब ट्रैफिक में फंस जाते हैं, क्योंकि राइट मार्ट के बाहर ब्लैक फ्राइडे की लाइन लगी है। एवेन, जो गाड़ी चला रहा है, फैसला करता है कि वो स्टोर में जल्दी जाकर अपना पुराना फोन बदल लेगा। चूंकि जेसिका स्टोर के मालिक की बेटी है, तो उन्हें पीछे के दरवाजे से एंट्री मिल जाती है। जब बॉबी कहीं और होता है, जेसिका अपने एक पुराने दोस्त रयान से टकरा जाती है। रयान को उस पर क्रश है और वो उसे स्टोर के अंदर एस्कॉर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बॉबी आ जाता है और जेसिका को ले जाता है, जिससे रयान को जलन होती है। उधर स्टोर के बाहर भीड़ बेकाबू होती जा रही है। इस बीच शेरिफ एरिक और अमांडा भी स्टोर के अंदर आ जाते हैं, ताकि वो मिच के लिए खाना डिलीवर कर सके। तभी हनोवर स्कूल का एक स्टूडेंट, लॉनी, अंदर स्टोर में राइवल बच्चों को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो भीड़ को उकसाता है और अंदर जाने की मांग करता है। अचानक बैरियर टूट जाता है और हजारों लोग स्टोर में घुसने की कोशिश करते हैं। मुख्य दरवाजा बंद होने की वजह से बहुत से लोग कांच की दीवार से दबने लगते हैं। ये देखकर मिच और बाकी गार्ड्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कांच टूट जाता है और पूरा स्टोर अफरातफरी में बदल जाता है। अब लोग बिना कंट्रोल के स्टोर में दौड़ने लगते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं सामान के लिए। बच्चे डर के मारे भागते हैं, लेकिन एवेन एक टेबल पर चढ़कर पूरा सीन रिकॉर्ड करता है ताकि वो वायरल हो सके। इसी दौरान बॉबी एक घायल गार्ड की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी के पैर के नीचे उसका हाथ आ जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। अमांडा भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक शॉपिंग कार्ट उसके सिर पर जोर से लगती है। इतना जोर से कि उसका स्कैल्प, सिर की चमड़ी, निकल जाता है और वही उसकी मौत हो जाती है। जब मिच उसे जमीन पर देखता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई मौतों और गंभीर चोटों के बाद शेरिफ एरिक हवा में गोली चलाकर माहौल को कंट्रोल करता है। अब सीन कट होता है 1 साल बाद, थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले। अब एवेन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है और उसे काफी पॉपुलैरिटी मिलती है। एक न्यूज रिपोर्टर बताता है कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद राइट मार्ट फिर से ब्लैक फ्राइडे सेल करने जा रहा है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनमें मिच भी शामिल है, जो अपनी पत्नी को खो चुका है। पता चलता है कि राइट फैमिली को जल्दी ही पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, क्योंकि सब कुछ एक्सीडेंट बताया गया था। अब थॉमस राइट अपनी इमेज ठीक करने के लिए चैरिटी कर रहा है, लेकिन लोग अब भी उससे नफरत करते हैं। इधर बॉबी का करियर भी खत्म हो चुका है और उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। साथ ही स्टोर के अंदर की कैमरा रिकॉर्डिंग भी उस रात बंद हो गई थी, जिससे लोगों को शक है कि ये जानबूझकर किया गया। अगली सुबह शेरिफ एरिक और उसका डिप्टी लोकल डिनर में बैठे होते हैं। तभी वेट्रेस लिजी उन्हें एक जॉन कार्वर मास्क देती है। डिप्टी मास्क पहनकर बताता है कि जॉन कार्वर न्यू प्लायमाउथ कॉलोनी का पहला मेयर था और थैंक्सगिविंग में उसका चेहरा सब मास्क में पहनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे टीनेजर्स एक लोकल फेयर में मौज कर रहे हैं। लड़कियां एक अजीब से इंस्टाग्राम यूजर के बारे में बात कर रही है, जो बार बार उन्हें स्टाम्पीड की वीडियो में टैग कर रहा है। बार बार रिपोर्ट करने के बाद भी वो वीडियो दोबारा अपलोड हो जाती है।
फिर जेसिका शेरिफ एरिक और अपनी सौतेली माँ कैथलीन से मिलती है ताकि वो जॉन कार्वर हाउस जा सके, जहां राइट मार्ट के लिए एक एड कैंपेन शूट होना है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि किसी ने चुपके से उस घर में तोड़फोड़ की है। ऊपर से एक कुल्हाड़ी भी गायब है, जो एक प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल होने वाली थी, क्योंकि ये जगह एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है। शेरिफ एरिक इस केस को सीरियसली लेता है और वादा करता है कि वो दोषी को ढूंढ निकालेगा। उसी दोपहर सभी दोस्त एक डिनर पर लंच के लिए मिलते हैं। जब सब बातों में बिजी होते हैं, तभी जेसिका देखती है कि बॉबी बाहर निकल रहा है। वो बताती है कि उसने बॉबी से 1 साल से बात नहीं की। तभी पूरे ग्रुप को द जॉन कार्वर नाम के किसी इंस्टाग्राम अकाउंट से एक टैग मिलता है जिसमें लिखा है, थैंक्स गिविंग डिनर के लिए टेबल रेडी है। लेकिन वो सब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ पता चलता है कि जेसिका अब रयान को डेट कर रही है। बॉबी के इंतजार से थककर उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि एवेन को रयान कुछ शेडी लगता है। इस बीच जेसिका अजीब वाइब्स महसूस करती है जब वो बाहर एक मास्क पहने हुए आदमी को देखती है, लेकिन वो तुरंत गायब हो जाता है। अब सीन कट होता है उस मिस्ट्री मैन की तरफ जो स्टाम्पीड का वीडियो देख रहा है। उसकी नजर अब डिनर की वेट्रेस लिजी पर है। दूसरी तरफ लिजी काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाती है, अचानक उस पर जॉन कार्वर मास्क पहने एक शख्स हमला कर देता है। लिजी किसी तरह अपनी स्किन फाड़ते हुए बाहर भाग निकलती है, लेकिन उसके हाथों में इतना खून होता है कि वो फोन नहीं चला पाती। आखिरकार वो पीछे वाले दरवाजे से बाहर भागती है और अपनी कार तक पहुंचती है। लेकिन बदकिस्मती से कातिल पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसका पीछा करता है और उसे डंपस्टर से टकरा देता है, जिससे लिजी आधी कट जाती है। पता चलता है कि वही लिजी थी जिसने अमांडा के सिर पर शॉपिंग कार्ट मारी थी, जिससे उसकी मौत हुई थी। अगली सुबह जब लोगों को राइट मार्ट स्टोर की छत पर लिजी के शरीर का निचला हिस्सा टंगा हुआ दिखता है, तो वहां भीड़ जमा हो जाती है और सब दहशत में आ जाते हैं। शेरिफ एरिक केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे शक है कि ये मर्डर पिछली ब्लैक फ्राइडे की घटना से जुड़ा हुआ है। जब वो और फोरेंसिक एक्सपर्ट डिनर की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो देखते हैं कि कातिल ने जॉन कार्वर मास्क पहन रखा है। उधर स्कूल में एवेन घबरा जाता है जब उसे फिर से इंस्टाग्राम पर लिजी की मर्डर फोटो टैग की जाती है और उसमें उसके सभी दोस्तों को टैग किया गया होता है। जेसिका तब ध्यान देती है कि थैंक्स गिविंग डिनर टेबल पर सभी दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं। वो तुरंत अपने डैड को कॉल करके मर्डर और इंस्टाग्राम पोस्ट की जानकारी देती है, लेकिन थॉमस राइट डरने को तैयार नहीं होता और कहता है कि सेल प्लान के अनुसार ही होगी। अब शेरिफ एरिक उन सभी बच्चों को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करता है। वो जेसिका से पूछता है कि अगर उसके पास कोई क्लू है तो बताओ, लेकिन जेसिका उस वक्त कुछ नहीं कहती। बाहर आते हुए वो बॉबी से टकराती है, जो अब वापस शहर आया है अपने अंकल की मदद के लिए। बॉबी बताता है कि जब उसका हाथ टूटा था तो उसने जेसिका को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उसी के कहने पर वो स्टोर गया था। इसलिए उसने 1 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है। तब जेसिका बताती है कि उसके पास एक सीक्रेट है। उसकी सौतेली माँ कैथलीन ने ही कैमरा फुटेज डिलीट करवाई थी, क्योंकि उन्हें लीगल केस का डर था। लेकिन बैकअप फुटेज उसके डैड के ऑफिस में अब भी है और वो उसे लेने वाली है। इसी दौरान रयान वहां आ जाता है और जेसिका को गाल पर किस करता है, जिससे बॉबी थोड़ा जल जाता है। अब सीन कट होता है मनी पर। वही सिक्योरिटी गार्ड जो उस रात स्टोर पर था, लेकिन भगदड़ होते ही वहां से भाग गया था। अब वो पैकिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसे शहर छोड़कर जाना है। लेकिन तभी उसे अपने काउच पर जॉन कार्वर मास्क दिखता है। डर के मारे वो बैट उठाता है और कातिल को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका टफ टॉक कोई काम नहीं आता। कातिल उसका सिर काट कर ले जाता है और बाद में उसी डिनर टेबल पर लिजी के शरीर के ऊपर रख देता है। अगली सुबह जेसिका इंस्टाग्राम पर कातिल की नई पोस्ट देखती है, जिसमें मनी और लिजी के शरीर की फोटो है। डर के मारे वो तुरंत अपने डैड के ऑफिस से बैकअप फुटेज निकालती है ताकि उसे शेरिफ को दे सके। इस बीच हम रयान को जेसिका के घर के बाहर स्टॉक करते हुए देखते हैं। अब सीन जाता है लॉनी पर। हनोवर स्कूल का वही लड़का जिसने भीड़ को उकसाया था, वो अपने जूनियर्स को जिम में ट्रेन करवा रहा है। थोड़ी देर बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रूम में जाता है, जहां दोनों कुछ इंटीमेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लड़की कुछ नया ट्राई करने के लिए ट्रैम्पोलिन पर चढ़कर कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कातिल लॉनी की गर्दन तोड़ देता है।
उसकी गर्लफ्रेंड को अभी तक कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर कातिल ट्रैम्पोलिन के नीचे से चाकू मारता है, जिससे वो बार बार छुरी से कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब शेरिफ एरिक को इस हत्या की भी खबर मिलती है और वो सभी टीनेजर्स को सावधानी बरतने की चेतावनी देता है। एवेन और गैबी क्लासरूम में अपना बैग लेने जाते हैं, जबकि जेसिका बाहर इंतजार कर रही होती है। तभी कातिल वहां आकर दोनों को बेहोश कर देता है। जेसिका को गैबी का मैसेज आता है, जल्दी आओ। जैसे ही वो चेक करने जाती है, कातिल उस पर हमला करता है। जेसिका भागकर एक साइंस लैब में छिप जाती है। कातिल उसे ढूंढता है और जेसिका कुछ मैनीक्विन हेड्स के बीच छिप जाती है। कातिल आखिरकार उसे ढूंढ लेता है, लेकिन जेसिका हेयर स्प्रे से उसकी आंखों में मार देती है और भाग निकलती है। बाहर शेरिफ और बाकी लोग आ जाते हैं और उसे कंफर्ट करते हैं। वो अपने दोस्तों को बचाने की भीख मांगती है, लेकिन कातिल तब तक वहां से जा चुका होता है। इस हादसे के बाद स्कूबा समझ जाता है कि पुलिस से कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसलिए उसी रात वो जेसिका को लेकर एक लोकल ड्रग डीलर के पास जाता है ताकि एक गन मिल सके। उसका प्लान है कि वो खुद कातिल का सामना करेगा और उसे मार डालेगा। उधर यूलिया के पापा बहुत टेंशन में आ चुके हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब अपनी बेटी को शहर से बाहर भेज देंगे। उन्होंने घर के बाहर एक गार्ड तैनात कर दिया है और पैकिंग चल रही होती है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी कातिल घर के अंदर घुस जाता है। सबसे पहले वो गार्ड को साइलेंसर वाली गन से मारता है, फिर यूलिया के डैड को भी गोली मार देता है। उसी वक्त यूलिया अपने बॉयफ्रेंड स्कूबा के साथ वीडियो कॉल पर होती है। जब ये सब हो रहा होता है, जैसे ही यूलिया के कानों में चाकू घुसाया जाता है, कातिल स्कूबा की तरफ फोन लहराकर हाथ हिलाता है। अब स्कूबा और जेसिका डर के मारे तुरंत यूलिया के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कातिल यूलिया की गर्दन पर चाकू रखे खड़ा मिलता है। स्कूबा अपनी गन निकालता है और उस पर निशाना साधता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि गन की सेफ्टी ऑन है। तभी कातिल यूलिया को एक बज़-सॉ लकड़ी काटने की मशीन पर फेंक देता है, जो वहां हाउस रेनोवेशन के लिए रखा हुआ था। यूलिया वहीं मारी जाती है, बेहद दर्दनाक मौत। अब क्योंकि काफी लोग मारे जा चुके हैं, पुलिस एक प्लान बनाती है थैंक्सगिविंग परेड के दौरान कातिल को फंसाने का। प्लान ये होता है कि जेसिका और उसका परिवार चारे के तौर पर ट्रक में बैठेंगे ताकि कातिल सामने आए और उसे पकड़ लिया जाए। कैथलीन पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है क्योंकि यही आखिरी तरीका बचा होता है। सीन कट होता है उस परेड पर जहां जेसिका का परिवार और स्कूबा एक ट्रक के पीछे बैठे होते हैं। पूरे इलाके में पुलिस तैनात होती है। सबको लगता है कि कातिल अपने जॉन कार्वर मास्क में आएगा, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि कातिल इस बार जोकर के गेटअप में आता है और टर्की मास्कॉट का सिर काट देता है। फिर वो स्मोक बम फेंकता है और पूरा इलाका अफरातफरी में बदल जाता है। इसी अफरातफरी में कातिल ट्रक में घुसता है, सबको बेहोश करता है और उन्हें अगवा कर ले जाता है। थोड़ी देर बाद कैथलीन की आंखें खुलती है। वो देखती है कि कातिल उसे टर्की की तरह तैयार कर रहा है। सीरियसली, वो उसे बटर लगा रहा है और ओवन में डालने की तैयारी कर रहा है। जब कातिल ओवन चेक करने जाता है, तो कैथलीन मौका देखकर भाग जाती है और ऊपर के फ्लोर पर जाकर छिप जाती है। वो दीवार के पीछे छिपती है। कातिल उसे खोजता है, लेकिन नहीं पाता और वापस लौटने लगता है। तभी अचानक वो दीवार में गार्डन फोर्क घुसाता है और कैथलीन को पकड़ लेता है। आखिरकार वो उसे फिर से किचन में लाकर ओवन में डाल देता है और जिंदा ही भून देता है। कुछ देर बाद कैथलीन की बुरी तरह भुनी हुई बॉडी को टेबल पर लाकर रख दिया जाता है। जेसिका, उसका डैड थॉमस, स्कूबा, एवेन और गैबी सभी लोग चेयर से बंधे हुए होते हैं और ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। फिर कातिल एक हथौड़ा उठाता है, इंस्टाग्राम लाइव चालू करता है और सभी के सामने एवेन को बेरमी से पीट कर मार डालता है। इसके बाद वो थॉमस के सामने कैथलीन का भुना हुआ मांस रखकर उसे जबरन खिलाने की कोशिश करता है। इसी बीच जेसिका अपने स्पेशल रिंग की मदद से खुद को आजाद कर लेती है। ये वही रिंग होती है जो उसे ड्रग डीलर से मिली थी। फिर वो चुपके से वही रिंग स्कूबा को भी दे देती है और स्कूबा भी खुद को आजाद कर लेता है। अब दोनों मिलकर कातिल पर हमला करते हैं और उसे डिनर टेबल से दूर ले जाते हैं। भागते भागते वो दोनों एक सुरंग से होकर जॉन कार्वर के पुराने घर में पहुंचते हैं। वहीं स्कूबा का हाथ कट जाता है, लेकिन जेसिका पीछे के दरवाजे से भाग निकलती है। अब कातिल स्कूबा को छोड़कर जेसिका का पीछा करता है। जेसिका भागती भागती जंगल पार करती है और आखिरकार टाउन सेंटर पहुंचती है, जहां शेरिफ एरिक सड़क के बीच में बेहोश पड़ा होता है।
जैसे ही वो उसकी मदद करने जाती है, वो देखती है कि जॉन कार्वर मास्क में कोई पास के वेयरहाउस में जा रहा है। वो सोचती है कि यही कातिल है और शेरिफ की गन उठाकर उसके पीछे वेयरहाउस में घुस जाती है। लेकिन अंदर पहुंचकर उसकी जान ही निकल जाती है, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि बॉबी होता है। तभी शेरिफ एरिक भी पीछे पीछे वहां आ जाता है और जेसिका को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वेयरहाउस के अंदर से 3 गोलियों की आवाज आती है। बाहर आकर एरिक कहता है कि उसने बॉबी पर गोली चलाई, लेकिन वो भाग निकला। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और जेसिका को बताती है कि उसके डैड और बाकी दोस्तों को बचा लिया गया है। अब जब सब लोग चले जाते हैं, तो शेरिफ एरिक जेसिका से कहता है कि वो बॉबी को ढूंढकर जरूर पकड़ेगा। लेकिन उसी वक्त जेसिका की नजर एरिक के जूते पर जाती है। उसमें जंगल के झाड़ियों के कांटे लगे होते हैं, वही कांटे जो जेसिका को जंगल से भागते वक्त रास्ते में मिले थे। वो समझ जाती है असली कातिल और कोई नहीं बल्कि शेरिफ एरिक ही है। अब एरिक को भी पता चल जाता है कि उसकी पोल खुल गई है, इसलिए वो पूरी सच्चाई सामने रखता है। वो बताता है कि अमांडा के मरने के बाद वो बहुत टूट चुका था, लेकिन अमांडा ने ही उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। वो उससे प्यार करने लगा था और वो दोनों एक साथ नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। यहाँ तक कि अमांडा प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन फिर राइट मार्ट की भगदड़ में उसकी मौत हो गई। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन सभी से बदला लेगा जो उस दिन जिम्मेदार थे। एरिक ये भी बताता है कि उसने प्लान बनाया था कि बॉबी को इस सारे हत्याकांड का दोषी बना देगा, लेकिन बॉबी ने समय रहते उसके सिर पर वार किया और भाग निकला, जिससे एरिक सड़क पर बेहोश पड़ा मिला। जैसे ही एरिक अपनी कहानी सुना रहा होता है, जेसिका उसे बताती है कि वो पूरा कन्फेशन अपने फोन से लाइव स्ट्रीम कर रही है, ताकि सबको सच्चाई पता चल सके। ये सुनते ही एरिक बौखला जाता है और उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय बॉबी वहां आ जाता है और जेसिका को बचा लेता है। अब दोनों कातिल से बचने के लिए वेयरहाउस के अंदर भागते हैं। एरिक अपने क्लासिक जॉन कार्वर वाली कुल्हाड़ी लेकर उनका पीछा करता है। जेसिका उसका ध्यान भटकाने के लिए एक तरफ कुछ फेंकती है और फिर एक गैस सिलेंडर ऑन कर देती है, जिससे वहां एक बड़ा सा फुलाव वाला गुब्बारा बनने लगता है जो पूरी तरह ज्वलनशील होता है। अब वो दोनों एक पास की कार में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक कार के केबल को एक खंभे से जोड़ देता है, जिससे गाड़ी आगे नहीं जा पाती। एरिक उन तक पहुंचता है। अब सब कुछ खत्म होने को होता है। तभी जेसिका अपना आखिरी प्लान इस्तेमाल करती है। वो एक अस्थायी गन बनाती है और उसी से उस ज्वलनशील गुब्बारे पर फायर कर देती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। एरिक बुरी तरह उछलकर दूर गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी अंत की तरफ बढ़ती है। बॉबी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और जेसिका फिर से गैबी, स्कूबा और रयान के साथ मिल जाती है। लेकिन फिल्म खत्म होने से पहले एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को एरिक की बॉडी नहीं मिलती। इससे सबको शक होता है कि शायद एरिक जिंदा है या फिर उसकी बॉडी पूरी तरह जल चुकी है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है।